हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का चार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम इतिहास में देख रहे थे। जब हमने इतिहास में क्या पाषाण काल देख लिया और हड़प्पा सभ्यता देख लिया, तो चैप्टर हमने समाप्त कर दिए। आज हम तीसरे चैप्टर के संबंध में। तीसरा चैप्टर को पैतृक सभ्यता, आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसी को आर्य सभ्यता भी बोलती है, क्योंकि इस सभ्यता का विकास आर्यों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता, ठीक। पैतृक सभ्यता आर्य सभ्यता कार्य तो 1500 BC, ये गलत लिखा है। 1500 BC से 600 BC का कार्यकाल था इसका, ठीक। इसे पैतृक सभ्यता को पुनः तो भागों में बांटते हैं हम, एक ऋग पैतृक सभ्यता और उत्तर पैतृक सभ्यता नाम से। ऋग पैतृक सभ्यता कार्यकाल होता है 1500 से 1000 और उत्तर पैतृक सभ्यता का 1000 से 600 BC। ऋग पैतृक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग पैतृक काल का कालखंड क्या रहेगा? 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC के आसपास। और उत्तर पैतृक काल का 1000 BC से 600 BC। समथिंग ये कार्यकाल रहेगा। इसे दो भागों में के हिसाब से बांटते हैं। कैसे? ऋग पैतृक काल, इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जानकारी प्रारंभिक जानकारी पूरी वेदों से प्राप्त होती है। वो आर्य सभ्यता क्योंकि आर्य लोगों के द्वारा विकसित की गई एक सभ्यता थी, इसलिए आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्योंकि इनकी जानकारी वेदों के हिसाब से मिलती पहले, क्योंकि इनकी प्रथम जानकारी वेदों से मिलती है। अब वेद कौन? चार वेद हैं। वेद क्या? चार। इसमें पहली जानकारी 1500 से 1000 कालखंड के समथिंग की हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 से 600 के आसपास इनमें अन्य तो 3 वेद बचते हैं, उनसे जानकारी मिलती है, तो इसलिए हम इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल यानी वेदों के बाद का काल। उत्तर यानी अंत, बाद का होता है, पार का। एक वेद चार कौन कौन से हैं ये देख लो। वेद, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा और अंतिम अथर्ववेद।
गया। ठीक। हिसाब से चार वेद हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये सब 1000 BC के बाद के हैं। ठीक। इसलिए से उत्तर वैदिक काल की जानकारी इन 3 वेदों से और अन्य पे ग्रंथों से, जो वैदिक ग्रंथ अन्य ग्रंथ हैं उनसे जानकारी मिलती है। तो जो वैदिक युग की जो समस्त जानकारी हमें मिलती है, नोट वैदिक युग की समस्त जानकारी हमें किस वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य से देखने मिलती है, इसलिए वैदिक काल कहते हैं। वैदिक साहित्य में क्या क्या होता है? ये कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं वेदों को। वेद तो हो ही गए। इस बार ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अगला आरण्यक, उपनिषद, आदि ये सारे ग्रंथों को मिलाकर वैदिक ग्रंथ या वैदिक साहित्य बोलते हैं। वैदिक साहित्य की संकल्प किया गया है। ये वैदिक साहित्य को पूरे को संकल्प किया गया, ना कि किसी एक ने लिखा नहीं गया है। इसलिए से संहिता भी कहते हैं वैदिक साहित्य को। वेदों को संकल्प किया गया। वेदों के संकल्पकर्ता को प्रश्नोत्तरपायन वेद व्यास को माना जाता है। संहिताबद्ध किए जाने के कारण इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहते, क्योंकि पहले एक दूसरे को सुन के भी वो होता था। गुरु परंपरा के अनुसार गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, उसने अपने शिष्य को सिखाया, इसलिए सुन सुन के आगे बढ़ते आए, तो इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। वैदिक युग के कालखंड की जानकारी हमें भाषा विज्ञान से होती है कि ये किस भाषा के हिसाब के कब का काल ऋग्वैदिक काल है, कब के अन्य के वेद हैं, तो उत्तर वैदिक काल कब से हिसाब से हम इसे विभिन्न श्रेणियों में देखते हैं बांट के। तो अगली हेडिंग डाल लो ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसके संबंध में अगला के ऋग्वैदिक काल से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।